दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी कैनवस। आज सुबह सुबह आरव की नींद प्रेशर कुकर की सीटी से खुल गई। उसने अधखुली आंख से मम्मी को देखा और बोला, अरे मम्मी, दरवाजा तो बंद कर दो, मैं सो रहा हूं। मम्मी आलू के पराठे बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। बेटा, आज मैं तेरे लिए आलू के पराठे बना रही हूं, आलू उबालने के लिए रखे हैं। आरव ने तकिए से कान ढकते हुए कहा, मम्मी, ये दरवाजा बंद हो जाएगा तो क्या आलू उबलने से मना कर देंगे? मम्मी के चेहरे पर एक सैडिस्टिक मुस्कुराहट थी। दरवाजा तो मैंने जानबूझ के खोला है बेटा, तूने तो अलार्म घड़ी को भी फेल कर दिया है। अब तुझे सवेरे उठाने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया है। उठ जा, साथ में प्राणायाम करेंगे। नींद टूटने के बाद आरव को झक मारकर बिस्तर से उठना पड़ा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब मम्मी ने आरव को कुछ कहने पर मजबूर किया हो। अब उसी दिन की बात ले लो। अभी कॉलेज खत्म हुआ ही था कि मम्मी का फोन आने लगा। बेटा, वो इलायची खत्म हो गई, तू जल्दी लेके आ जा। आरव जल्दी घर नहीं जाना चाहता था। वो खींच के बोला, अरे मम्मी, परसों ही तो इलायची का पैकेट लेके आया था मैं। मम्मी पहले से तैयार थी। अरे वो तू छोटी इलायची लेके आया था, आज बड़ी इलायची चाहिए, पुलाव में पड़ती है ना। जल्दी लेके आ जा, आज तेरे पापा के दोस्त आने वाले हैं। मम्मी किसी न किसी बहाने से आरव को घर जल्दी बुला लेना चाहती थी, खासतौर पे उन दिनों में जब वो दोपहरी में टीवी पर कोई क्राइम सीरियल देख लेती थी। उन्हें लगता था कि दुनिया के सारे अपराध उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो घर टाइम से नहीं पहुंचते। कुछ दिन बाद इलायची का पैकेट किचन के ड्रॉर से निकालते हुए आरव ने मम्मी की तरफ देखा और बोला, मम्मी, ये बड़ी इलायची है ना? मम्मी के सर हिलाते ही वो बोला, जब ये घर में थी तो आपने परसों और क्यों मंगाई? ऐसे नाजुक मोड़ पर मम्मी तुरंत अपनी याददाश्त को गुनहगार ठहराकर बच निकलती। हाँ तो भूल गई ना मैं। अरे 45 क्रॉस करो बेटा तो तुम्हें पता चल जाएगा। इस उम्र में अपने घर का रास्ता भी याद करना मुश्किल हो जाता है। बस अब तू शादी कर ले बेटा, ताकि मैं चैन से मर सकूं। मम्मी ने बड़ी चालाकी से आरव का तीर वापस उसी की तरफ मोड़ दिया था। आरव मम्मी के इस जज्बाती टॉर्चर से परेशान हो चुका था। मम्मी किसी न किसी बहाने उसको अपने पास ही रखना चाहती थी। उनके लिए आरव अब भी स्कूल जाने वाला बच्चा ही था और इधर आरव अपनी आजादी के लिए तड़प रहा था। अगले रोज उसके कैंपस इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला था। 24 घंटे में यह तय हो जाना था कि आरव की जिंदगी में आजादी का स्वाद लिखा है या नहीं। कॉलेज के आखिरी दिन नोटिस बोर्ड के आसपास लोगों की भीड़ जमी हुई थी। लोगों के बीच किसी तरह रास्ता बनाते हुए आरव प्लेसमेंट लिस्ट देखने के लिए आगे बढ़ा। लिस्ट में अपने नाम को देखकर उसके भीतर एक अजीब सी खुशी फूटने लगी। कॉलेज के दिनों में हॉस्टल लाइफ की आजादी देखकर बड़ी चिढ़ होती थी। लड़के देर रात तक शहर में घूमते थे, लेकिन उसके घर का आलम यह था कि शाम को 7 बजते ही मम्मी का फोन आने लगता। उसकी आजादी अब शुरू होने वाली थी। आरव को मुंबई की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। उस रोज वो घर मिठाई का बड़ा सा डब्बा लेकर पहुंचा और मम्मी के मुंह में लड्डू ठूंसते हुए उसने नौकरी की खबर सुनाई। खबर सुनकर मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे आरव ने अपनी नौकरी के बारे में बताना शुरू किया, कैसी नौकरी है, कितना पैकेज है, वगैरह वगैरह। मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मुझे ना वो दिन अभी भी याद है जब तू पहली बार स्कूल गया था। तुझे पहले दिन दफ्तर जाते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा। जब तू शाम को दफ्तर से आएगा ना, तो मैं तेरे लिए प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। कहाँ है तेरा ऑफिस? ये सवाल सुनते ही आरव थोड़ा झिझक गया। मम्मी के चेहरे पर आई खुशी उसे अच्छी लग रही थी। वो इस लम्हे को खराब नहीं करना चाहता था। ऑफर लेटर को टेबल पर रखते हुए वो बोला, मम्मी, मेरा ऑफिस मुंबई में है। ये बात सुनते ही माँ कुछ देर के लिए चुप हो गई।
बेटा उनसे दूर हो जाएगा, ये ख्याल उनके दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया था। आज खुशी का मौका था, वो उदास नहीं दिखना चाहती थीं। लिहाजा खुश दिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आंसू भर आए। आरव को लगा जैसे मां के चेहरे पर धूप और बारिश एक साथ उतर आई हो। उससे रहा नहीं गया। उसने दिलासा देने वाले लहजे में कहा, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं। बैग से पैकेट में बंद नया फोन निकालते हुए आरव ने कहा, अब आप वो पुराना फोन फेंक दो। इससे आप जब चाहे मुझको मैसेज भेज सकती हैं, कॉल कर सकती हैं, और मैं आता रहूंगा ना मिलने हर दूसरे महीने। मम्मी ने फोन लेते हुए कहा, और अगर नहीं आया तो? आरव मुस्कुराकर बोला, तो आप आ जाना मुझसे मिलने। अच्छा मम्मी, मैं आपको मैसेज करना सिखा देता हूं। मम्मी को मैसेजिंग का क्रैश कोर्स देकर आरव अपने दोस्तों से मिलने चला गया। अभी वो अपने एक दोस्त के घर पहुंचा भी नहीं था कि उसके फोन पर मैसेज की टोन घनघना उठी। 1 किलो आलू, जीरा, शिमला मिर्च की एक पैकेट और दही। मम्मी ने अपने पहले मैसेज में सामान की लिस्ट भेज दी थी। ऐसा नहीं है कि आरव अपनी मम्मी से प्यार नहीं करता था। छोटे भाई बहन तो थे नहीं, इसलिए मम्मी ही कभी उसकी छोटी बहन बन जाती तो कभी बड़ी दीदी। गर्मियों की छुट्टियों में दोनों मिलकर लूडो खेला करते थे। ऑफिस की मसरूफियत में पापा को फुर्सत कम ही मिला करती थी। मम्मी ने पूरे जतन से आरव की जिंदगी का खालीपन भर दिया था, लेकिन अब हालात कुछ और थे। आरव बड़ा हो रहा था और मम्मी की उम्र भी बढ़ रही थी। आरव के नए नए दोस्त बन रहे थे और मम्मी की पुरानी सहेलियां छूटती जा रही थीं। शायद यही वजह थी कि मम्मी आरव को कसकर पकड़ लेना चाहती थीं और इसी जकड़ से आरव को घुटन हो रही थी। आरव के मुंबई जाने से लेकर उसके वहां सेटल होने तक मम्मी ने हर कदम पर पूरा जायजा लिया। आरव पर नसीहतों की बरसात भी की, लेकिन अब आरव उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं करने वाला था। जैसे डाल से उड़ने के बाद पंछी पीछे मुड़कर नहीं देखता, उसी तरह आरव भी अपनी नई जिंदगी में इतना मसरूफ हो गया कि उसे मम्मी को फोन तक करने की फुर्सत न रही। लेकिन मम्मी पूरी तरह अपने कामों से आजाद हो चुकी थीं और हर सुबह फुर्सत उनको घेर कर बैठ जाती। वो हर सुबह आरव को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजकर अपने दिन की शुरुआत करती और फिर उसके ऑफिस जाने से पहले एक कॉल करती। एक कॉल दिन में लंच के टाइम और फिर एक कॉल रात को डिनर से पहले। मम्मी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में सिर्फ आरव से की गई बातों का ही स्वाद ले रही थी। कभी मन होता तो रोटी 2 रोटी खा लेती, वरना उनका मन बस बात करने से ही भर जाता। अपनी नई जिंदगी में आरव इतनी चीजों से घिर गया था कि मम्मी की कॉल अब उसको परेशान करने लगी थी। कई बार वो फोन उठाकर बाद में बात करने को कहता और कई बार तो सीधे ही फोन काट देता। माँ बाप का क्या है, नाराज थोड़े होते हैं, और अगर होते भी हैं तो बाद में मान भी जाते हैं। कोई महबूबा का फोन इस तरह से नहीं काटता। शायद हम उन रिश्तों की कदर ही नहीं करते जो हमको भगवान बना के देता है। उस रोज आरव बहुत परेशान था। माथे पर वैसी ही शिकन थी जैसी गर्लफ्रेंड के नाराज हो जाने पर चेहरे पर उभर आती है। 3 बार मम्मी का कॉल काट चुका था। चौथी बार जब फोन घनघनाया तो उसने भन्ना के फोन उठा लिया और बोला, मम्मी मैंने कितनी बार कहा है दिन में फोन मत किया करो यार। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं पापा बोल रहा हूं बेटा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। पूरे रास्ते आरव यही सोचता रहा कि मम्मी को क्या हुआ होगा। प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ लौकी, गन्ने, करेले और भी न जाने कौन कौन से जूस पीने वाली मम्मी का हीमोग्लोबिन देखकर डॉक्टर चौंक जाया करते थे। उसने पूछा भी नहीं, पापा ने बताया भी नहीं। यूं तो लाख कहने के बाद भी मम्मी के गुड मॉर्निंग और खाना खाया कि नहीं वाले मैसेजेस बंद नहीं हुए, लेकिन 2 दिन से जब मम्मी के मैसेज नहीं आए तो आरव को थोड़ा अजीब सा लगा। घर पहुंचते ही आरव सीधे मम्मी से मिलने चला गया। उसे देखते ही उनकी आंखें चमक उठी। उठना चाहती थी लेकिन आरव ने मना कर दिया। डॉक्टर ने मेज पर रखी सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद कुछ गोलियां और लिख दी और आरव से कहा, बेटा ये लाल वाली टैबलेट टाइम से देते रहना।
आरव मम्मी के सिरहाने के पास गया और बोला, मम्मी अपना ध्यान नहीं रखते ना आप, देखो कैसी तबीयत खराब कर ली है। मम्मी मुस्कुराकर बोली, अब तू आ गया ना, ठीक हो जाऊंगी। अगले कुछ दिनों आरव ने मम्मी के साथ जम के लूडो खेला। शाम को वो उनके साथ पार्क भी जाने लगा। अब तो सुबह जल्दी उठकर मम्मी को प्राणायाम भी करवाने लगा था। मम्मी खुश तो लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों ठीक नहीं हो रही थी। करीब एक हफ्ते बाद जब डॉक्टर साहब दोबारा मम्मी को देखने आए तो ताज़ा रिपोर्ट को देखने के बाद ज़्यादा खुश नहीं हुए। चश्मा उतारकर उन्होंने मेज़ पर रखा और बोले, दवाएं तो ठीक ही थीं, पर पता नहीं क्यों रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं हुई हैं। आरव, तुम रेगुलर दवाई दे रहे हो ना? आरव बोला, हाँ सर, मैंने तो मम्मी के लिए डेली डोज वाला डिब्बा भी खरीद लिया है। अब मम्मी को दवाई याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने अपना बैग उठाया और बोले, मैंने नई दवाई लिख दी है, पर अब तुम इनको पानी उबाल के देना। आरव ने सामने रखी पानी की बोतल उठाई और बाहर जाकर गमले में पानी डालने लगा। तभी उसकी निगाह गमले में पड़ी किसी लाल चीज़ पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो ये वही लाल गोलियां थीं जो डॉक्टर ने मम्मी को खाने को दी थीं। वो रोज रात को मम्मी के सामने पानी और गोलियां रख जाता था, लेकिन मम्मी तो... वो तुरंत उनके पास गया और बोला, मम्मी आप दवाई नहीं खा रही थी ना? ठीक नहीं होना चाहती हैं आप? आरव के इस सवाल पर मम्मी ने ना में सर हिला दिया। बोली, तू वापस चला जाएगा और मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। ये कुदरत का उसूल है या वक्त की नज़ाकत, जवान होते हुए बच्चे थोड़ा खुदगर्ज हो जाते हैं। अपनी दुनिया को नए रंगों में भरने से पहले वो ये सोचते ही नहीं कि उनके पीछे उनके माँ बाप की दुनिया कितनी खाली, कितनी बेरंग हो जाती है। मम्मी की बात आरव को बहुत अंदर तक चोट कर गई थी। उसे याद आया, पिछले कई सालों में अपने लिए कुछ भी तो नहीं किया था मम्मी ने। पहले उसकी पढ़ाई, उसका होमवर्क, उसके ट्यूशन, और फिर बड़ा होने के बाद उसका इंतजार। सब कुछ तो उसी के लिए किया था मम्मी ने। उनकी सारी दुनिया आरव के आसपास ही तो सिमटी हुई है। वो सोचने लगा कि उसके जाने के बाद मम्मी क्या करती होंगी पूरा दिन घर पर। गमले ले आईं, पौधे लगा दिए कि कुछ वक्त कट जाए, लेकिन पौधे थोड़ा सा पानी पीकर ही फल देने लगते हैं। उनको बच्चों की तरह परवरिश नहीं चाहिए होती। कुछ सोचकर आरव दुछत्ती में बने स्टोर में चला गया, वहीं जहां उसके बचपन का सारा सामान रखा था। एक उम्र चीड़ की लकड़ी के बने उन दरवाजों के पीछे कैद थी। कमरा खोलकर आरव ने अपने बचपन के खिलौने देखे। वो पुरानी साइकिल देखी जिसमें उसने पहली बार मम्मी को बिठाया था। बिठाया क्या था, गिरा दिया था। वो गिटार देखा जिसे पापा पर गुस्सा आने के कारण उसने तोड़ दिया था। उसको लगा जैसे वो कमरे में नहीं, किसी पुरानी यादों के गलियारे में आ गया हो। तभी उसको एक पेंटिंग दिखाई दी जिसमें एक बच्चे की तस्वीर को ऑयल कलर्स से कैनवस पर उतारा गया था। बहुत याद करने के बाद भी उसे इस तस्वीर से जुड़ी हुई कोई बात याद नहीं आई। वो पेंटिंग से धूल झाड़ कर मम्मी के कमरे में ले आया और तस्वीर दिखाकर पूछने लगा, मम्मी इस पेंटिंग में ये मैं ही हूं ना? मम्मी ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। उसने पूछा, ये पेंटिंग आपने किससे बनवाई थी? इस बार मम्मी की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। मैंने ही बनाई बेटा। ये बात सुनकर आरव हैरान होकर बोला, आपने? आप पेंटिंग भी करती हो? शादी से पहले मैं पेंट किया करती थी। शादी के बाद भी कुछ वक्त शौक था, लेकिन तुम्हारे बाद मुझे किसी रंग, किसी कैनवस की जरूरत ही नहीं रही। आरव कुछ बोलने वाला ही था कि उसके फोन की रिंगटोन ने दखल दे दिया। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो, और कितने दिन की छुट्टी चाहिए आरव? तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो यार। फोन रखते ही आरव का चेहरा उतर गया। मम्मी ने पूछा, किसका फोन था बेटा? आरव को समझ नहीं आया कि वो कैसे बताए कि उसे मम्मी को छोड़कर अब वापस नौकरी पर जाना पड़ेगा। आरव को नौकरी ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी निकलना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात वो मम्मी को कैसे समझाए। वो अच्छी तरह से जानता था कि मम्मी की बीमारी का कारण कहीं न कहीं उससे जुड़ा है, इसलिए उसे अपनी खुदगर्जी पर बुरा भी लग रहा था। ऐसे माहौल में जाने की बात कहना उसे अच्छा नहीं लगा। मम्मी आरव को देखकर उससे ज्यादा परेशान हो जाती थी।
आज वो लेटी हुई थीं और आरव कमरे में मंडरा रहा था। अचानक उनकी आंख खुल गई और उन आंखों ने बिना देर किए आरव की बेचैनी को पढ़ लिया। मम्मी चादर सरकाते हुए बोली, क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहा है। वो मम्मी के पास गया। नहीं नहीं, आप उठो मत, आराम करो ना। वो जानता था कि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। ये जिंदगी उसने खुद चुनी है। आज उसे अपने ही चुनाव पर अफसोस हो रहा था। दिल्ली में रहता तो रोज मम्मी को पार्क ले जाता। दूर रहकर अपने और पास आ जाते हैं, ये बात आरव समझता नहीं था। उसने कहा, मम्मी मुझे वापस जाना होगा। मम्मी पूरे मन से चाहती थी कि वो अपनी तकलीफ को छुपा जाए। कोई आंसू इस लम्हे में उनकी आंखों से धोखाधड़ी ना कर दे। लेकिन मानव जाति का इतिहास गवाह है कि आंसुओं ने कभी किसी की नहीं सुनी। तो वापस चला जा बेटा, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। हालांकि मम्मी के शब्दों और चेहरे पर उभरी भावनाओं में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन वापसी किसी कड़वी सच्चाई की तरह आरव के सामने खड़ी थी। टिकट का बंदोबस्त होने के बाद उसने सामान बांधना शुरू कर दिया। मम्मी पूरे वक्त उसकी मदद करती रहीं। उनकी आंखों का दर्द आरव के अपराध बोध को और भी बढ़ा रहा था। सामान रखते रखते आरव अचानक खड़ा हो गया। बोला, मम्मी मैं अब भी आता हूं। सामने से निकलते आरव को देखकर मम्मी ने कहा, लेकिन जा कहां रहे हो? आरव बोला, मम्मी मार्केट जा रहा हूं, कुछ सामान रह गया है। दिन भर काम में, पैकिंग में मसरूफ रहने के बाद आखिरकार आरव के जाने का वक्त आ ही गया। पापा गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे थे। सामान आरव के कंधों पर था, लेकिन बोझ दिल में महसूस हो रहा था। आरव पैर छूने के लिए आगे बढ़ा तो मम्मी ने गले लगा लिया। उसे लगा वो अभी रो पड़ेगा। मम्मी ने रुंधे हुए गले से कहा, तेरे बाद बहुत अकेली पड़ जाऊंगी बेटा। आरव बोला, नहीं अब ऐसा नहीं होगा। तभी पापा ने तेज हॉर्न बजाया तो हड़बड़ी ने प्यार भरे लम्हे को बिखेर कर रख दिया। आरव गाड़ी में बैठ चुका था। उसने मम्मी को चलने के पहले आखिरी बार देखा और एक मैसेज भेजा, आपके लिए बेडरूम में कुछ रखा है। बेडरूम में दाखिल होते ही मम्मी ने रंगीन कागज में लपेटे 2 पैकेट देखे। कागज हटाते ही मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। एक पैकेट में ऑयल कलर और दूसरे पैकेट में फैब्रिक का कैनवस रखा था। एक चिट्ठी भी थी, आरू की मम्मी और कुशवाहा जी की बीवी होने के अलावा भी आप कुछ हैं मम्मी। मैं चाहता हूं कि आप इन रंगों के जरिए एक नई पहचान बनाएं, अपनी पहचान। ऑल द बेस्ट। खुशियां पलकों की दहलीजें पार करके मम्मी के गालों पर ढलकने लगी। उन्होंने फोन निकाला और आरव को एक मैसेज भेजा, 1 किलो आलू, दही, एक चारकोल पेंसिल और एक कलर पैलेट। पापा से कहना वापस आते हुए लेते आए। बस इतनी सी थी ये कहानी।